नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज 24 सितंबर 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों के संचालन के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर भारत विश्व निर्वाचन निकाय संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब केंद्र द्वारा एक दस्तावेज जारी किया गया। विश्व निर्वाचन निकाय संघ यानी कि एवेब विश्व में चुनाव प्रबंधन निकायों का सबसे बड़ा संघ है और इसके वर्तमान में 115 सदस्य हैं और सहयोगी के लिए इसकी 16 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। विगत वर्ष यानी कि 2019 से 21 की अवधि के लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा जी, उसको इसके संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसका नई दिल्ली में निर्वाचन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में अवैध सदस्यों के जो अधिकारी है वो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे और क्षमता निर्माण, प्रलेखन, अनुसंधान और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। कोविड-19 के दौरान जो सामने मुद्दे आए हैं वो हैं देशों को पूर्व निर्धारित चुनाव कराने या स्थगित करने की दुविधा का सामना करना पड़ा। कोविड-19 के दौरान लोगों के मध्य शारीरिक संपर्कों को कम करने यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राजनीतिक प्रचार अभियान में परिवर्तन किया गया। इसके साथ ही जो सत्तारूढ़ दल है उसने अपने जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग या उनकी जो शक्तियां हैं, कानून है, उनके दुरुपयोग करने की भी संभावना व्यक्त की गई। भारत ने क्या क्या कदम उठाए इस दौरान उसको यहाँ पर दिखाए गए हैं। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है उसने प्रचार व्यय सीमा में 10% वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मतदाताओं के मध्य संदिग्ध या पुष्टि किए गए कोविड-19 मामलों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र में अब 1500 की बजाय 1000 ही निर्वाचक होंगे। राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके द्वारा घर घर तक अभियान और रोड शो के लिए भी विशिष्ट दिशा निर्देश भारत ने जारी किए हैं। अगला करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं। लोकसभा ने अर्हक वित्तीय सुविधाओं की द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट QFC बिल 2020 पारित किया है। विधेयक अर्हक वित्तीय सुविधाओं यानी कि QFC की द्विपक्षीय नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा है। यानी कि द्विपक्षीय नेटिंग जो होता है उसको समझते हैं पहले वो क्या है। द्विपक्षीय नेटिंग समझौता एक द्विपक्षीय नेटिंग समझौता वित्तीय संविदा में दो प्रतिपक्ष एक एकल निवल भुगतान दायित्व निर्धारित करने, मतलब कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष को भुगतान करना होगा। इसके लिए प्रत्येक के विरुद्ध दावों का निपटान करते हैं। जैसे दो बैंक है ए और बी, बैंक ए का बैंक बी पर 100 रुपये का जोखिम बकाया है और बैंक बी का बैंक ए पर 90 रुपये का जोखिम बकाया था मान लो पहले से। तो ये टोटल जो जोखिम बकाया हुआ वो 190 गिना गया, लेकिन जो नेट है जो शुद्ध है वो बकाया कितना हुआ 10%। द्विपक्षीय नेटिंग समझौता यही करता है। द्विपक्षीय नेटिंग प्रणाली के बिना यहाँ जोखिम बकाये के रूप में 190 को पृथक रखना होगा। हालांकि निविल जोखिम केवल 10 रुपये हुआ। तो आगे इसको समझते हैं विधेयक को। ये प्राधिकरण उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यरत पेंशन फर्मों या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं जैसे QFC में सौदेबाजी के लिए अर्हक वित्तीय बाजार भागीदारी के रूप में नामित कर सकते हैं। अब तक भारतीय वित्तीय संविदा कानूनों ने द्विपक्षीय नेटिंग को अनुमति प्रदान नहीं की है, बल्कि बहुपक्षीय नेटिंग, द्विपक्षीय को नेटिंग की सुविधा ये अनुमति नहीं है हमारे यहाँ। अभी क्या है बहुपक्षीय नेटिंग, जहाँ पक्षकार क्या हो एक केंद्रीय पर हो, उसके माध्यम से एक के विरुद्ध दावों का संचालन कर सकते हैं, उनकी अनुमति दी गई है। तीसरा पॉइंट है इसका, बेसल समिति जैसी वैश्विक जो विनियामक संस्थाएं हैं उन्होंने इस प्रकार की रेटिंग के उपयोग का समर्थन किया है। भारत में द्विपक्षीय नेटिंग से क्या होगा, क्या इसके फायदे हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला फ़ायदा तो इसका यह है कि बैंकों के लिए जो ऋण जोखिम और विनियामक पूंजी का भार है उसको कम करने में
यहाँ पर मदद मिलेगी और अन्य उत्पादक जो अनुप्रयोग है उसके लिए पूंजी उपलब्ध हो पाएगी। बैंकों, प्राथमिक डीलरों और अन्य बाजार निर्माताओं के लिए प्रतिरक्षा लागत तथा तरलता जो लिक्विडिटी संबंधी आवश्यकता है उसको कम करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो जोखिम है उसके विरुद्ध बचाव के लिए ओवर द काउंटर यानी कि OTC डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अब समझते हैं OTC क्या है। ओवर द काउंटर में वे प्रतिभूतियां हैं, वो सिक्योरिटीज़ हैं जिनका सामान्य रूप से एक केंद्रीकृत विनिमय बाजार की बजाय एक डीलर नेटवर्क के माध्यम से कारोबार किया जाता है। प्रत्येक पक्षकार द्वारा चूक यानी कि डिफ़ॉल्ट के मामलों में वित्तीय अनुबंधों के लिए एक कुशल पुनर्प्राप्ति तंत्र स्थापित करने में इसका उपयोग होगा या ये इस प्रकार सहायता करेगी। रूस ने अमेरिकी शर्तों को अस्वीकार कर दिया है और कई सामरिक शस्त्र जो नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि थी यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिएक्शन ट्रीटी स्टार्ट के विस्तार को न्यूनतम संभावना व्यक्त की है। इसमें संधि में अमेरिका की ये मांग थी कि इस संधि में चीन को भी शामिल किया जाए, लेकिन चीन ने इसमें स्वीकार मना कर दिया है, इस संधि में शामिल होने से मना कर दिया है। रूस के पास 1550 हैं। ये संधि कब आई थी? वर्ष 2011 में। इसका जो था वो 1991 में था प्रारंभ, स्टार्ट 1 के नाम से हुआ था और इसको हर 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया जाता है। लेकिन अगर इस बार ये 5 वर्षों के लिए विस्तारित नहीं की गई तो 2021 में समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन हेतु विधेयक पारित किया गया है। विधेयक कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करने के प्रयोजन से पारित किया गया ताकि व्यवसाय करने की सुगमता यानी कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो सके और जो छोटे व्यवसाय है, लघु व्यवसाय है, उनका मुकदमेबाजी का जो बोझ है वो भी कम किया जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 एक कंपनी के निगमन, उसके उत्तरदायित्व, निदेशक और कंपनी के विघटन आदि को विनियमित करता है। इसके प्रमुख उपबंध यहाँ पे प्रमुख पॉइंट दिए गए हैं। विभिन्न समादेय अपराध यानी कि कंप्यूटेबल ऑफेंसेज, इसमें कमी लाना जिनका निष्पक्ष रूप से निपटान किया जा सकता है और जिनमें सार्वजनिक हित का कोई मामला समाहित नहीं होता है। सामान्यतः समादेय अपराध वे होते हैं जिनमें एक निश्चित राशि का भुगतान करके पक्षों के मध्य समझौता कराया जा सकता है। कुछ अपराधों के लिए अर्थदंड के प्रावधान का लोप करना और कुछ अपराधों में देय जुर्माने की मात्रा को कम करना। अनुमेय विदेशी अधिकार क्षेत्रों में भारतीय कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष विदेशी सूचीकरण की अनुमति प्रदान करना। वर्तमान विधिक ढांचे के अंतर्गत भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना अपनी प्रतिभूतियों तथा विदेशों में प्रत्यक्षतः सूचीकरण नहीं करवा सकती है। 50 लाख रुपए या उससे अल्प व्यय करने के दायित्व के साथ कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR में राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही कंपनियों को अब CSR के लिए समिति गठित करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी कि NCLT की अतिरिक्त पीठों की स्थापना का प्रावधान भी किया जा सकेगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो कॉरपोरेट वाले मामले हैं उनका निपटान किया जा सके। उत्पादक संगठनों, विशेष रूप से किसानों के लिए लाभदायक संगठनों से संबंधित एक नया अध्याय भी इसमें शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA की एक समिति द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। यह समिति की अंतरिम रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यवसाय को विकसित करने के उपाय के साथ साथ IFSC को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए आकर्षक बनाने हेतु संभावित रणनीतियों का सुझाव दिया गया है। IFSC सीमाओं के पार वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह का समाधान करते हुए घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों की मांग को पूरा करता है।
यह निधि संग्रहण, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थित IFSC के लिए भारत के अपतटीय व्यवसाय को चैनलबद्ध करना और इसे भारत केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों और एशिया तथा अफ्रीका के व्यक्तियों को IFSC से वित्तीय सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी उपलब्ध कराना, उदारीकृत प्रेषण योजना का लाभ उठाने वाले घरेलू निवासियों की सेवा प्रदान करना, प्रतिष्ठा, विनियामक, परिवेश, कराधान और परिचालन संबंधी सुगमता जैसे प्रमुख कारकों के संदर्भ में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक इसका निर्माण करना। रिपोर्ट के अनुसार IFSC खुदरा व्यवसाय नौकरियों के सृजन को बढ़ावा दे सकता है, भारत के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकता है और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन यानी कि विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों को जो रेमिटेंस है उसको आकर्षित कर सकता है। तो भारत के संबंध में इसके फ़ायदे बताए गए हैं। तो मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र क्या है, इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या लाभ है, उसकी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं जो समाचारों में रही है। संसद ने दिवाला और शोधन असमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। दूसरी हेडलाइंस है बिहार में ऑप्टिकल फाइबर ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है। भारत मालदीव के मध्य प्रथम प्रत्यक्ष कार्गो फेरी पोत सेवा आरंभ की गई है। और साथ ही कुछ और है हेडलाइंस है कोविड वैक्सीन के लिए दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी किया गया है और रॉकेट प्रक्षेपण पोत ये भी किया गया है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी ज़िले से। तो आप इन जो हेडलाइंस है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए अपने करंट अफेयर के नोट